नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। नए माली साल के पहले दिन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG गैस सिलेंडर के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की है। जुमे को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 250 रुपये का इजाफा हुआ है। 19 किलो के इस सिलेंडर की कीमत अब 2553 रुपये होगी। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बता दें कि 22 मार्च को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये का इजाफा किया गया था, जबकि कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था। हैदराबाद में घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत 952 रुपये है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल और रेस्टोरेंट्स पर इसका असर दिखाई देगा। इसका असर आम ग्राहकों की जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट में इजाफा होने से बाहरी खाने की कीमतें बढ़ना तय है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इम्तिहानात हमारी जिंदगी का एक छोटा हिस्सा है और हमें इम्तिहानात के समंदर को पार करने के बाद साहिल पर डूबने के खौफ को दूर करते हुए इम्तिहानात को एक त्योहार की तरह समझना चाहिए। जुमे को परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में मोदी ने इम्तिहानी तनाव पर काबू पाने और एतमाद पैदा करने के मंत्र 9वीं से 12वीं जमात के स्कूली तुलबा के साथ शेयर किए और तुलबा से बातचीत की और उनके सवालात के जवाब दिए। देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बात तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे छोटे पड़ाव है। अब उस पड़ाव से हमें गुजरना है, हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है ही नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है ये दो चीजें छूट गई होगी, एक चीज में थोड़ी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लेकर एक धमकी भरा ईमेल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुंबई यूनिट को भेजा गया। इसमें PM को जान से मारने की बात लिखी गई है। इस मेल के बाद NIA की नेशनल यूनिट ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। ईमेल करने वाले ने कहा कि वो खुदकशी कर रहा है जिससे इस साजिश का पर्दाफाश ना हो सके। उसने मेल में कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को वो और उसके लोग मारने के लिए तैयार हैं। उनके पास 20 किलो RDX और 20 स्लीपर सेल मौजूद हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG की होती है। वज़ीर आज़म के चारों जानिब पहला सिक्योरिटी घेरा SPG जवानों का ही होता है। इस मेल की जानकारी SPG को भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ बदनवानी से मुतालिक मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से लेकर अदालत की निगरानी वाली खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मुंतकिल करने की मांग वाली रियासती हुकूमत की अर्जी जुमे को खारिज कर दी।
जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली महाराष्ट्र हुकूमत की दरखास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। इससे कबल हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत की अर्जी को खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के पुलिस डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। देशमुख पर अपने दौर में पुलिस अफसरान के तबादले और तकर्रुरी में मुबैना बदनुमानी का इल्जाम है। ऐसे में जायसवाल भले ही मुलजिम ना हो, लेकिन गवाह के तौर पर उनके रोल का पूरा इम्कान है। इस मामले में सीबीआई की तहकीकात की गैर जानिबदारी पर शक है। मुताल्लिका फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत उज़्मा ने कहा कि हम इस दरखास्त पर गौर नहीं करेंगे। इससे पहले रियासती हुकूमत की अर्जी को हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिट और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने जुमे को जरूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मामला उठाया और उसे वापस लेने का मुतालबा किया। ब्रिट ने राज्यसभा में वक्फे सिफर के दौरान कहा कि आम लोग पहले ही महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में हुकूमत ने 800 से ज्यादा जरूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया। ये इजाफा 11% तक है। जरूरी अद्वियात की कीमतों में ये अब तक का सबसे बड़ा इजाफा है। उन्होंने कहा कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा गरीब आदमी के लिए बड़ा धचका है। हुकूमत को इसे फौरी वापस लेना चाहिए। वहीं शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी यह मसला उठाया और कहा कि महंगाई मुसलसिल बढ़ रही है और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। I am happy that we have birthdays of 3 honorable members and also today is Odisha Day. So I am sad because the life of the common man is becoming tough and much more difficult. Today is April 1st and already the people are reeling under the price rise and every day the petroleum price is going up. But today onwards, another unfortunate thing is going to happen. The wholesale price of drugs of more than 800 items which are essential for our survival is being increased by 11%. So this is unprecedented. There has been no such steep increase in the past. When the whole country is passing through a health emergency, this should have been avoided by any sensitive government. But there is a gross insensitivity that is shown to the people. Already the health budget of the people have gone haywire. And in this, almost all the essential drugs, the price of almost all the essential drugs, which are for fever, infections, heart disease, anemia, etc. Even for paracetamol, sir. So last 1 week I was sick and you also asked me where I was and you missed my voice yesterday. I was very happy when you said that you were missing my voice. Sir, it was because I was sick, sir. Just because I had the CHS facility, I could avail medicine. But think about the vast chunk of the population who doesn't have any social security measures or health insurance. What is their plight, sir? Sir, just look at the history. Last year, the increase was hardly 0.53%. And in 2020, it was 1.88%. Even if you look at the data of the previous years, there has been no such steep hike in the price of the essential drugs. I would reproach the action of the government and I would urge upon the government to withdraw this steep hike. Thank you. Priyanka ji. Thank you, sir. Sir, petrol महंगा, डीजल महंगा, खाना बनाना महंगा, खाना खाना महंगा, अब दवाई भी हुई महंगी, महंगाई के दर्द की दवाई भी अब है जरूरी. Sir, all I'd request you to do is, I urge through you, sir, that the cost of living is increasing every single day. Medicines are essential part of right to health that has been part of our fundamental rights. And violating that, it's in violation of the principles of our fundamental rights. Sir, I would request you and urge you that this insensitive government, which has been increasing prices every single day, should at least consider these common drugs which are useful for every single individual in this country to be able to give them. मरकजी हुकूमत ने कहा है कि बेहतर कोविड मैनेजमेंट और कामयाब टीकाकारी के सबब हिंदुस्तान ने मौसर ढंग से कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और तीसरी लहर को संभाल लिया। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने जुमे को लोकसभा में एक ज़मीनी सवाल के जवाब में कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मशवरे और वैक्सीन से मुतालिक तहकीक में मदद के नतीजे में हिंदुस्तान के पास अपनी देसी वैक्सीन है। ये कोई मर जाएगा तो फैमिली हमारी
वो न हो जाए, इस दृष्टि कई भाव थे, कई स्थिति थी। स्थिति को देखते हुए उस वक्त जो बच्चे का जन्म ज्यादा होता था, बच्चे ज्यादा होते थे, लेकिन समय के साथ उसको इनहेंस, उसमें से बदलाव लाना है तो क्या करना चाहिए। तो ये भी बात आई कि भाई हेल्थ, सभी को हेल्थ एक्सेसिबल भी होना चाहिए और हेल्थ अफोर्डेबल भी होना चाहिए। हेल्थ एक्सेस हो और हेल्थ अफोर्डेबल हो, उससे बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि उसमें बच्चे का जन्म के बाद उसका मृत्यु ना हो, उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिले, जन्म के दरमियान उसकी माँ का मृत्यु ना हो, अच्छी तरह से उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, उसके लिए सुनिश्चितता और व्यवस्था खड़ी की हो। ये सब आवश्यक चीजें थी और उसकी परिपूर्णता करने के लिए 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी ला गई और नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत देश में हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग करने के लिए नंबर ऑफ इनिशिएटिव लिए गए। आयुष्मान भारत जैसी योजना चलाई गई। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य यह है कि हेल्थ अफोर्डेबल हो, गरीब परिवारों, बीमारी तो कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, तो गरीब के यहाँ भी आती है और अमीर के यहाँ भी आती है। जब अमीर के यहाँ बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है, वो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, और लेकिन जब गरीब के यहाँ बीमारी आती है तब उसके यहाँ दिक्कत ना हो। एक कोई माँ के यहाँ डिलीवरी का समय आया हो और उसके जेब में पैसा ना हो और वो हॉस्पिटल जाना चाहती हो और हॉस्पिटल वो नहीं पहुंचे और उसका मृत्यु न हो जाए, इसलिए आयुष्मान भारत योजना के तहत कोई माँ या तो कोई परिवार 5 लाख तक अपने यहाँ कोई भी टाइप की बीमारी हो तो उसकी ट्रीटमेंट भारत सरकार की ओर से हो जाए, गवर्नमेंट उसका खर्च उठा ले। एक अच्छी व्यवस्था बनी इसके तहत। आज 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ट्रीटमेंट भी ली है, उसमें बच्चे। हुकूमत ने जुमे के रोज राज्यसभा में कहा कि फसलों की कम से कम सपोर्ट प्राइस यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP तय करने के लिए कमेटी कायम करने का अमल जारी है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक एक कमेटी तश्कील देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा से नुमाइंदों के नाम तलब किए गए हैं और उनके साथ हुकूमत की बातचीत जारी है। माननीय सदस्य ने समिति के बारे में पूछा है, तो मैं सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप सरकार समिति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्राकृतिक खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और MSP को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और किसानों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाएगी। वो समिति विचार करके अपनी रिपोर्ट देगी। इस मामले में सरकार की कार्यवाही प्रचलित है और संयुक्त किसान मोर्चे के लोग आपस में बात न करें, माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं। लोगों ने नाम मांगे हैं, उनसे वार्तालाप चल रही है। जैसे ही नाम मिलेंगे तो समिति का गठन कर दिया जाएगा। जहां तक शून्य बजट खेती के बारे में हमारे मित्र ने कहा, तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि कुल मिला के प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती के लिए प्रधानमंत्री जी का बल है और यह निश्चित रूप से आज की आवश्यकता भी है। इस बार के बजट में भी इसका उल्लेख किया गया है। पहले भी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की दृष्टि से केंद्र सरकार काम कर रही थी। परंपरागत खेती की हमारी जो योजना है उसके अंतर्गत प्राकृतिक खेती के लिए भी हम लोग काम कर रहे थे और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों के परिणाम अच्छे हैं, दोनों के लिए योजनाएं हैं और मैं समझता हूँ जैविक खेती में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबा में आज खेती हो रही है और अधिकांश जो कृषि उत्पाद का निर्यात हो रहा है वो भी ऑर्गेनिक नहीं है। और इसी प्रकार से प्राकृतिक खेती में भी 4 लाख हेक्टेयर तक हम लोग पहुंच गए हैं और अब इस पर मिशन मोड में काम करने वाले हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कर्नाटका के 2 रोजा दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कांग्रेस के कई बड़े कायदीन से मुलाकात की और बेंगलुरु में पार्टी लीडरों को खिताब भी किया। राहुल गांधी ने अपने खिताब में बीजेपी और कर्नाटका हुकूमत पर खूब हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि पहले पीएम मोदी इंतखाब के वक्त
बदउनवानी की बात करते थे। आज अगर मोदी जी कर्नाटका में आकर बदउनवानी की बात करें और कहें कि मैं बदउनवानी से लड़ना चाहता हूं, तो शायद पूरा कर्नाटका हंसना शुरू कर देगा और वो ये बात हिंदुस्तान में कहीं नहीं कह सकते हैं। राहुल ने कर्नाटका को पार्टी के लिए फितरी रियासत करार देते हुए कहा कि यहां हमेशा कांग्रेस पार्टी की हिमायत का जज्बा रहा। हमारे मन में बहुत वाज़ेह होना चाहिए कि हमें कम से कम 150 सीटें मिलेंगी, कर्नाटका को फिर से तरक्की की राह पर लाएंगे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि कर्नाटका में कौन काम कर रहा है ये पता लगाना बहुत आसान है। हमें हमारे टिकट काम की बुनियाद पर तय करने चाहिए। ये देखना चाहिए कि कौन शख्स पार्टी के लिए काम कर रहा है। आज अगर नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में आकर भ्रष्टाचार की बात करें, जो सरकार 40% सरकार मानी जाती है, कर्नाटका में आकर अगर नरेंद्र मोदी स्टेज पे कहे कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, तो शायद पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा। पूरा कर्नाटक कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है, 40% सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री आके कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। तो ये तो मजाक होगा, और वो किसी भी स्टेज में, कर्नाटक में क्या हिंदुस्तान में, ये भाषण नहीं दे सकते आज। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के तुर्का वांगम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबीन तसादुम आराई में एक अदम शनाख्त जंगजू हलाक हुआ, जबकि ऑपरेशन सनोज जारी है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक ट्वीट में कहा कि शोपियान एनकाउंटर में एक जंगजू मारा गया। उन्होंने कहा कि महलूक जंगजू की शिनाख्त अभी मालूम नहीं हुई है। खबरअज़ीं पुलिस ज़राए ने बताया कि जुमेरात की शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल होने के बाद शोपियान के तुर्का वांगम इलाके को मुहासरे में लेकर जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने मुश्तबा मकाम की तरफ पेशकदमी की, तो वहां पर मौजूद जंगजुओं ने हिफाजती अमले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। उनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया, जिस दौरान दो तरफा गोलियों का तबादला शुरू हुआ। मालूम हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर फरार होने के सभी रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। मध्य प्रदेश की रतलाम पुलिस ने राजस्थान के निम्बाहेड़ा से गिरफ्तार 3 मुश्तबा दहशतगर्दों के 3 साथियों को आज अली सुबह राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मुकम्मल कार्रवाई के लिए रतलाम पुलिस को मुबारकबाद देते हुए कहा कि दहशतगर्द सरगना इमरान कई दिनों से अपनी मशकूक सरगर्मियों की वजह से पुलिस की निगरानी पर था। उसने 2014 में अपनी सरगर्मियां शुरू की। कट्टर दहशतगर्द इमरान इस वक्त शाम जाने की तैयारी में था। वो इस वक्त 1 साल के लिए जेल में था। उन्होंने बताया कि दहशतगर्द ने अपने 3 लोगों को धमाका खैज मवाद के साथ राजस्थान भेजा था। ये तीनों वहां पकड़े गए। उसके बाद मौसूल होने वाले हकायक की बुनियाद पर इमरान और उसके 2 साथियों आसिम खान और आसिम पटेल को भी पकड़ लिया गया। मध्य प्रदेश की हमारी रतलाम पुलिस को बधाई है कि उसने ये आतंकवादी जो सरगना था इमरान और उसके 2 साथी, उनको सैफुल्ला और अल्तमस, इन तीनों को पकड़ा है। ये इमरान के द्वारा कई दिनों से संदिग्ध गतियों में थी और पुलिस के वाच पर था। ये मध्य प्रदेश पुलिस इसे लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। इसने 2014 में अपनी गतिविधियां प्रारंभ की थी सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से। ये हार्डकोर अपराधी की तरह था। उस समय ये सीरिया जाना भी चाहता था। जेल में उस समय 1 साल के लिए रखा था, लेकिन इसने अपने 3 लोगों को विस्फोटक सामग्री लेके राजस्थान भेजा। वो तीनों लोग राजस्थान में पकड़े गए और उसके बाद प्राप्त तथ्यों के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इसका मास्टरमाइंड, सरगना, हार्डकोर अपराधी इस इमरान को, अल्तमस को और सैफुल्ला को पकड़ा है। इन तीनों को आज सुबह 4 बजे राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब इमरान, आसिम खान
और आसिम पटेल, ये 3 लोग हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस ने राजस्थान पुलिस को हवाले किए हैं। और 30 मार्च को जो पकड़े गए थे वो सैफुल्ला, अल्तमस और जुबेर राजस्थान पुलिस ने पकड़े थे। ऐसे अब 6 लोग ये हिरासत में हो गए। इमरान, आसिम खान और आसिम पटेल, ये मध्य प्रदेश ने आज सुबह इन तीनों को राजस्थान पुलिस को दिया है। पंजाब असेंबली में जुमे के रोज चंडीगढ़ को फौरी पंजाब को देने की तजवीज रखी गई, जो पास करी गई। इस दौरान कांग्रेस, अकाली दल और बीएसपी ने इसकी तायद की। वहीं बीजेपी ने इसकी मुखालिफत करते हुए मान हुकूमत की मंशा पर सवाल खड़े किए। ये तजवीज़ पास होने के बाद वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा कि पंजाब को बचाने के लिए वो पार्लियामेंट के अंदर बाहर और सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बारे में वो जल्द ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से वक्त मांगेंगे, जिसके बाद उनसे मुलाकात करेंगे। ये तनाज़ा चंडीगढ़ में मुलाजमीन पर मरकजी क़वानीन लागू किए जाने के बाद शुरू हुआ। भोपाल के लोगों ने जुमेरात की रात बता दिया कि वो कितने दिलवाले हैं। रात करीब 10:15 बजे सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ। मैसेज में कहा गया था कि 24 दिन की एक बच्ची को दिल की बीमारी है और उसे इलाज के लिए राजधानी एक्सप्रेस से नागपुर से दिल्ली ले जाया जा रहा है। रास्ते में उसका ऑक्सीजन सिलेंडर फेल हो गया। बच्ची को मदद की जरूरत थी। मैसेज वायरल होते ही भोपाल में लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर खोजना शुरू कर दिया। मैसेज के मुताबिक बच्ची के लिए 15 किलो के ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। भोपाल के कई तंजीमें और अस्पताल के इंतजामिया ऑक्सीजन के इंतजाम में जुट गए। रात 2 बजे जब ट्रेन भोपाल स्टेशन पहुंची तब वहां 4 से 5 ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी मौजूद थे। ट्रेन के पहुंचने पर निकिता प्रवीण सहारे की बच्ची को फौरी ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने उसकी सेहत की जांच की। इसके बाद बच्ची के लिए दरकार ऑक्सीजन के इंतजाम के साथ ट्रेन को रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी चाहे जितना भी बेहतर निजाम कानून का दावा करे, लेकिन बेकसूरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से मुतालिक खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला लखनऊ का है, जहां यूपी असेंबली और बीजेपी दफ्तर के सामने एक खातून ने पुलिस से परेशान होकर खुदकुशी की कोशिश की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बीजेपी दफ्तर पहुंचने के बाद खातून ने खुद को नजर आतिश करने का इरादा किया था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने खातून को ऐसा करने से रोक दिया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि खातून का नाम राम प्यारी है और वो लखनऊ के रानी खेड़ा की रहने वाली है। खातून का इल्जाम है कि उसके लड़के को पुलिस बिला वजह परेशान कर रही है। वो कहती है कि मेरा लड़का बेकसूर है, लेकिन गोसाईगंज पुलिस जबरन उसे जेल भेज रही है। फिलहाल खातून को अस्पताल भेजा गया। इब्तिदाई इलाज के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। खबरों के मुताबिक जब बीजेपी दफ्तर के बाहर खातून पहुंची तो वो केरोसिन से तरबतर थी। उसको देखते ही पुलिस के जवानों ने फौरन पकड़ लिया और खुदकुशी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। फंसा दिया उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मुजरिमों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। इज्तिमाई असमत दरी की घिनौनी हरकत से नाराज वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के हुक्म पर हरकत में आने वाली इंतजामिया ने सीताराम के गांव गुड़वा में वाकई इमारत को बुलडोजर से मिसमार करवा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में रेवा के राजनिवास में नाबालिग के साथ इज्तिमाई असमत दरी के अहम मुलजिम महंत सीताराम का सारा घमंड उस वक्त निकल गया जब पुलिस ने उस बाअसर महंत को गिरफ्तार किया और उसके आबाई घर को बुलडोजर से तबाह कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने सिविल लाइन थाने से जिले अदालत तक इसका जुलूस भी निकाला। ख्याल रहे कि 28 मार्च को राजनिवास में नाबालिग की असमतदरी करने के बाद महंत भागकर उसी बिल्डिंग में छुप गया था और सुबह सिंगरौली फरार हो गया था। 30 मार्च को पुलिस ने महंत को बस स्टैंड बेढन से गिरफ्तार किया। 31 तारीख को सीताराम का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया और उसे जेल भेजने से पहले सिविल लाइन पुलिस उसे अदालत में पेश करने ले गई थी। रूस के वजीर खारजा सरगाई लावरोव 2 दिन के सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे। रूसी वजीर खारजा की तर्जुमान मारिया जखारोवा ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर
खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। हालांकि नई दिल्ली में लावरोव की मीटिंग को लेकर वजारत खारजा की जानिब से मीडिया एडवाइजरी में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात का जिक्र नहीं किया गया था। नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देउबा 3 दिन के हिंदुस्तान के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी बीवी आरजू राणा देउबे, 4 कैबिनेट वुज़रा, कैबिनेट सेक्रेटरी और आला ओहदेदार मौजूद थे। साथ ही 50 इंडस्ट्रियलिस्ट का डेलीगेशन भी था। जुलाई 2021 में पीएम बनने के बाद यह उनकी पहला हिंदुस्तान का दौरा है। वो 5वीं बार नेपाल के पीएम बने हैं। सऊदी अरब में माह मुक़द्दस का चांद नजर आ गया। कल बरोज़ हफ्ता 2 अप्रैल को पहला रोजा होगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुमलिकत में जुमे के रोज माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। चांद नजर आने की शहादतों का बगौर जायजा लिया गया और उनकी तस्दीक भी की गई। इसीलिए मुमलिकत में रमजान का आगाज कल से होगा। कल बरोज़ हफ्ता 2 अप्रैल को पूरे सऊदी अरब में पहला रोजा होगा। चीन के शंघाई में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए पीसीआर स्क्रीनिंग का दूसरा मरहला जुमे से शुरू हो गया। अफसरों ने बताया कि शंघाई में जुमेरात को कोरोना इन्फेक्शन के 358 मकामी मामले दर्ज किए गए, जबकि इसके अलावा 4144 एसिम्प्टोमेटिक मामले भी सामने आए। स्क्रीनिंग का दूसरा मरहला 1 अप्रैल की सुबह 3 बजे से शुरू हुआ, जो 5 अप्रैल तक जारी रहेगा और जिसमें अलग अलग इलाकों में जांच की जाएगी। राजधानी कोलंबो समेत श्रीलंका भर के लोग गुज़िश्ता कई हफ्तों से माशी बहरान का शिकार हैं। ऐसी सूरत हाल पर लोगों के इश्तियाल में इजाफा हो रहा है। जुमेरात की देर शाम श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्षे के घर पर धावा बोलने की कोशिश करने वाले सैकड़ों अफराद का एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया, जिसमें कम से कम एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को हुजूम को काबू करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि लाइव राउंड चलाए गए या फिर रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया गया। दरिया असना राजापक्षे के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने कोलंबो के मीरहाना रिहायशी क्वार्टर में राजापक्षे की रिहायश की तरफ जाने वाली लेन के उस पार खड़ी फौज की एक बस के साथ साथ पुलिस की गाड़ी को भी आग लगा दी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 37वें दिन भी जारी है। रूसी हमलों के जवाब में अब यूक्रेन की आर्मी ने रूस के शहर पर हमला किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के शहर बेल्गोरोड गवर्नर का कहना है कि जुमे की सुबह यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टरों ने उनके यहाँ ऑयल डिपो पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 2 लोग जख्मी हुए। इसमें जंग में दोनों मुल्क की फौज के साथ आम लोगों की भी जानो माल का भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस के मुताबिक रूसी हमले में अब तक 153 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 245 से ज्यादा बच्चे जख्मी हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जियर स्टोलनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन में रूसी अफवाज फिर से जमा हो रही हैं ताकि मुल्क के मशरकी हिस्से में मजीद शदीद हमले किए जा सके। उन्होंने कहा कि शहरों में गोलाबारी जारी है। रूस फिर से अपने कुछ फौजियों को मुख्तलिफ हिस्सों में भेजकर दोबारा तैनात कर रहा है ताकि डोनबास के इलाके में अपनी कोशिशें तेज कर सके। दरिया बरतानिया ने कहा कि रूस जॉर्जिया से 1200 से 2000 फौजियों को ले जा रहा है ताकि यूक्रेन में फौज को ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में एक निजी हेलीकॉप्टर के हादसे का शिकार होने से उसमें सवार 5 अफराद की मौत हो गई। इसके लिए दिन भर की तलाशी मुहिम चलाए जाने के बाद जुमेरात की रात रेस्क्यू टीम ने सभी की मौत की तस्दीक की। यह हादसा मेलबोर्न से 60 किलोमीटर शुमाल में वाक़ बुशलैंड में जुमेरात की रोज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे के करीब पेश आया और 12 घंटे बाद विक्टोरिया पुलिस ने हलाकतों की तस्दीक की। हेलीकॉप्टर में एक पायलट के अलावा 4 अफराद सवार थे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।